का स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके अरे बेल लाइव हो रहा आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज उन लोगों के लिए दुखी करने वाली खबर है जो बार बार ये पूछा करते थे कि मोदी सरकार रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई क्यों नहीं करती। रॉबर्ट वाड्रा यानी सोनिया गांधी की दामाद, राहुल गांधी का जीजा और प्रियंका वाड्रा का पति, उस रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई आखिर हो ही गई है। रॉबर्ट वाड्रा के दिल्ली स्थित दफ्तर में इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया है। उन पर उनकी कंपनी से जुड़ी बेनामी संपत्तियों के मामले में मामला दर्ज किया जाएगा। बेनामी संपत्तियां और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इनके पास बेनामी संपत्तियों के काफी मामले हैं, परंतु वो बयान दर्ज कराने से भाग रहे थे। आयकर विभाग ने पहले ही समन किया था रॉबर्ट वाड्रा को बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन कहा था उसने कि कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस का बहाना बनाकर यह आदमी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा था। इसमें ईडी ने जो पिछले साल जुलाई में यानी 2020 जुलाई में रॉबर्ट वाड्रा का जो एक करीबी आर्म्स डीलर है संजय भंडारी, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया केस दर्ज किया था और यह सीबीआई के उस मामले के आधार पर किया गया था जो इस जांच एजेंसी ने उसी महीने ओएनजीसी संजय भंडारी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज किया था। आपको बताऊं कि लगातार ईडी भी इनको ऑफिस बुला रही थी, लेकिन उस दौरान ये नहीं पहुंच रहे थे। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह तक कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि धन के लेन देन की कड़ियों के से कथित रूप से इनका सीधा संबंध सामने आ रहा है। वाड्रा ने पर ईडी का आरोप था कि वे अपने खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा फंसते जा रहे हैं। हथियार डीलिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर और आय से अधिक संपत्ति से लेकर उन पे कई सारे मामले हैं और बेनामी संपत्ति का भी मामला है। इसलिए उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब फिर से पप्पू पचीसी कहेगा अंबानी अडानी अंबानी अडानी, तो याद रखिएगा इसका जीजा फंस रहा है। और सोनिया गांधी फिर से कृषि कानून को रद्द करने की मांग करने के लिए जो चिट्ठी लिखी थी वो अपने दामाद को बचाने के लिए ही था। और अभी प्रियंका वाड्रा यूपी में जो कूदेंगी वो अपने पति को बचाने के लिए होगा। और वो सारे बकायत जो कह रहे थे रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो बकायतों कार्रवाई तो अपने हिसाब से ही होगी, आगे हो रही है। दूसरी खबर है, रिलायंस ने आज उन सभी का, राहुल गांधी सहित उन सभी का भंडाफोड़ किया है जो लगातार आरोप लगा रहे थे और जो अपना गोल सेट करने के लिए रिलायंस जियो के टावर को उखड़वा रहे थे, जो अपना गोल सेट करने के लिए कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिलायंस के नाम जमीन हो जाएगा किसानों का। ये वो लोग थे जो पेप्सिको के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन किए हुए हैं। कांग्रेस की सरकार, पेप्सिको के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, लेकिन देशी कंपनी ना घुसे। मोदी सरकार ने बार बार कहा कि कोई यदि ऑटो में बैठता है किराया देकर कहीं जाने के लिए, तो क्या ऑटो उसका हो जाता है? फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जमीन के साथ नहीं। आज रिलायंस ने पहली बार सफाई दी
और कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो हम दूर दूर तक नहीं हैं, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है, मुकेश अंबानी की कंपनी ने कहा। उसने कहा क्यों हमारे टावर को टारगेट किया जा रहा है। आपको बताऊं कि रिलायंस और अडानी और अंबानी के नाम पर ये राहुल गांधी, ये अराजक शहरी माओवादी नक्सल प्रशांत भूषण और ये जो योगेंद्र यादव इस जैसे लोग हैं, इन लोगों ने जो उत्पात मचा रखा है, उसी के वजह से रिलायंस जियो का 1500 से अधिक टावर पंजाब में उखाड़ा जा चुका है। कंपनी ने अपना बयान दिया है और कंपनी ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस में लेने को कहा कि अपील किया है कि अमरिंदर सिंह सरकार नोटिस में ले। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉर्प लिमिटेड और रिलायंस से जुड़ी कोई भी कंपनी न तो कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, न ही करवाती है और न ही भविष्य में इस बिजनेस में उनकी उतरने की कोई योजना है। कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रिलायंस या रिलायंस की सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की कोई भी जमीन हरियाणा, पंजाब अथवा देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं खरीदी है, न ही भविष्य में ऐसा करने की उनकी कोई योजना है, उनका बयान। संगठित रिटेल कारोबार में अग्रणी रिलायंस रिटेल ने कहा इस देश में दूसरी कंपनियों, निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न ब्रांडों के खाद्य, अनाज, फल, सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, परिधान, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सहित कई सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट हम बेचते हैं। यह किसानों से सीधी नहीं खरीदी जाती। किसानों से अनुचित लाभ लेने के लिए कंपनी ने कभी भी लंबी खरीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं और न ही कभी ऐसा होगा। रिलायंस ने आज सब बकायतों को जो है मुंह से मुखौटा खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाला किसान अन्नदाता है, हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि रिलायंस अस्थायी आधार पर किसानों की आय में वृद्धि चाहता है, हम इस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस ने एक आरोप भी लगाया है, कहा है कि दोनों राज्यों में हरियाणा और पंजाब में कंपनी के मोबाइल टावर में हुई तोड़फोड़ के पीछे उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं। मैं आपको लगातार कॉर्पोरेट वॉर के बारे में बता रहा था, वो आज रिलायंस की चिट्ठी से भी साबित हुआ। कंपनी दूरसंचार विभाग में इसकी शिकायत कर चुकी है कि प्रतिद्वंदी कंपनियों ने उन पर उनके टावर उखड़वाए हैं, हालांकि उसने कोई नाम नहीं लिया है। परंतु इस शिकायत के बाद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और इन कंपनियों ने भी इस विषय में दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखी है। तो आपको बताऊं कि कंपनी ने हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। कंपनी ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इससे हाल के दिनों में तोड़फोड़ की घटनाओं में कमी आई है और कंपनी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका के तहत उपद्रवियों और निहित स्वार्थी तत्वों के खिलाफ दंडात्मक और निवारक कार्रवाई की मांग की है, ताकि रिलायंस पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर से अपने सभी कारोबार को सुचारू कर सके। बताऊं कि उसके टोटल 40 करोड़ ग्राहक हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक जियो के पंजाब में ही केवल 1 करोड़ 40 लाख और हरियाणा में 94 लाख ग्राहक हैं। केवल पंजाब में ही लगभग 9000 मोबाइल नेटवर्क रिलायंस जियो के हैं और इसीलिए उसको टारगेट किया गया था। अगली खबर है भारत के सुप्रीम कोर्ट से। केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था कि पशु की क्रूरता पर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानवर लोगों की आजीविका के स्रोत हैं, इनको नहीं छीन सकते। यानी पशुओं की कटाई को अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट उसका समर्थन कर रही है। पशुओं के जबरन परिवहन में इस्तेमाल पर उस वाहन को जब्त करने तथा पशुओं की गौशाला या गाय आश्रमों को भेजने के लिए जो 2017 का नियम मोदी सरकार ने बनाया था, एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 2017, उसको चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार
के नोटिफिकेशन पर ही सवाल उठा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े ने कहा कि कुत्ते बिल्लियों को छोड़कर बहुत से जानवर बहुत से लोगों की आजीविका के स्रोत हैं। आप इसे इस तरह से नहीं छीन ले जा सकते। यह धारा 29 के विरुद्ध है। पशुओं का कोई अधिकार नहीं है। माननीय यही कह रहे हैं, गाय भैंस जिब्बा होते, तस्करी होती, ठीक है। तो CJI ने कहा कि सरकार को कि आपके नियम विरोधाभासी हैं और कहा कि इन नियमों पर मैं रोक लगा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से ASG जयंत सूद इस मामले में पेश हुए थे। उन्होंने अतिरिक्त हलफनामा पेश करने के लिए समय मांगा है। इसको सुप्रीम कोर्ट में बफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चुनौती दी थी। तो ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पर है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, परंतु ये बात तो है कि इस देश में अभी भी गौ और पशु की हत्याओं पर प्रतिबंध एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे लोग आड़े आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रतिनिधित्व के जो इन सब के जो वकील हैं उनके नाम हम सुन लेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। संजय हेगड़े, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शाहीन बाग में मध्यस्थ बनाया था, और सनोवर अली कुरैशी। तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या है। और इन लोगों ने जो है इसमें ये मांग की थी कि ये कानून रद्द किया जाए। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में जो बाइडेन की जीत की आखिरी प्रक्रिया पर 11 सीनेटर्स ने विरोध जता दिया है। अमेरिकी सीनेट के एक समूह ने कहा कि जब तक कि मतदान में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए आयोग का गठन नहीं होता, तब तक जो बाइडेन की जीत को प्रमाणित करने हम नहीं करेंगे, हम इनकार करेंगे। टेक्सास से सीनेटर टेड क्रूज के नेतृत्व में 11 सीनेटर इस प्रमाण रहित आरोप को, इसमें दूसरी मीडिया लिख रही प्रमाण रहित, लेकिन 11 सीनेटर ने इस आरोपों की जांच के लिए जो है कहा है, और उन्होंने कहा है कि 10 दिनों की इसमें हम जो है जांच होनी चाहिए। और इस कदम के सफल होने की उम्मीद जो है हालांकि कम है, परंतु 11 सीनेटर्स का ये विरोध बड़ा विरोध है। इस बीच आप जानते हैं लेफ्ट बिरादरी कैसी होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के रिजल्ट बदलने के लिए दबाव डालने का एक ऑडियो वायरल कर दिया गया है। अब जो सीनेटर्स के दबाव हैं 11 सीनेटर्स, तो अब वो दबाव को कम करने के लिए एक ऑडियो उछाला गया है, जिसमें वो एक ऑडियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते सुनाई दे रहे हैं जॉर्जिया के शीर्ष चुनाव अधिकारी को फोन करके कि चुनाव परिणाम बदल दो। ये दबाव बनाने का ऑडियो की सत्यता का कोई पता नहीं है। पिछली बार भी काफी सारे आरोप लगे थे, फिर बाद में सत्य नहीं हुए थे। तो ये खेल है, और इसमें आरोप लग रहा है कि ट्रंप ने चुनाव अधिकारी से कहा कि वह इस दक्षिणी राज्य में उसकी हार को जीत में बदलने के लिए पर्याप्त वोटों की तलाश करे। और अमेरिकन मीडिया, जो लेफ्ट मीडिया है, वो पूरी तरह से इस ऑडियो को वायरल किए हुए है। सियासी तूफान उत्पन्न है अमेरिका में। इसकी तुलना वाटरगेट कांड से हो रही है। तो लेफ्ट तो जहां जहां चीजें वहां, हालांकि इसका सच क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। अगली खबर नेपाल से है। नेपाल में चीन को लगातार करारी हार तो नहीं कहूंगा, झटका जो है लग रहा है, और चीन का पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलकर भी नेपाल के जो कम्युनिस्ट पार्टियों में एका नहीं बना पा रही है। इसमें मैं कल परसों में कोई आपको न्यूज दूंगा। इसमें हमारी रॉ और सेना की एक बड़ी भूमिका है, और जो भारत को के साथ जो नेपाल की पारंपरिक रिश्ते हैं उसको बनाए रखने में वो सफल हुए हैं। केपी शर्मा ओली जो चीन के एक तरह से पोस्टर बॉय बने हुए थे, उन्होंने भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस से हाथ मिलाने का संकेत दिया है, और यदि ऐसा हुआ तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उप मुख्यमंत्री नेपाल से खाली हाथ लौट चुके हैं। वो दोनों कम्युनिस्ट प्रचंड और ओली के धरे कम्युनिस्ट पार्टियों में डील नहीं करा सके हैं, और नेपाली कांग्रेस के चीफ शेर बहादुर देउवा और ओली के बीच
कहीं ना कहीं बैठक होती दिखाई दे रही है, डील होती दिखाई दे रही है। यदि ऐसा हुआ तो हमारे हाल फिलहाल रॉ प्रमुख वहां पहुंचे थे, हमारे थल सेना प्रमुख वहां पहुंचे थे। एक इसे बड़ी उपलब्धि भारत की मानी जा सकती है कि चीन के काट को भारत ने नेपाल की जनता के सहयोग से चीन को धराशायी करने में भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, परंतु नेपाली कांग्रेस जो है वो भारत समर्थक है और नेपाल का सुप्रीम कोर्ट अगर प्रधानमंत्री के संसद को भंग करने के फैसले को खारिज कर देता है तो ओली अब पुष्प कमल दहल प्रचंड को झटका देते हुए नेपाली कांग्रेस के चीफ शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में नई सरकार बना सकते हैं, जो भारत के लिए अच्छी बात होगी और चीन के लिए बड़ा झटका। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।